हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और चैप्टर आज हम पढ़ेंगे महाजनपदा। महाजनपदा वाला चैप्टर हम आज यहां पढ़ेंगे। महाजनपदा हिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है महाजनपदा, यानी महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल। महाजनपद काल हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर क्लास का, जो हम आज कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कि आखिरकार महाजनपद काल कैसा था, क्या था, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो महाजनपद काल का हम आज अध्ययन करेंगे। महाजनपद काल वह समय है जिसमें हमें यह दिखाई देता है कि आखिरकार जो राज्य है, राज्य का स्वरूप अब धीरे धीरे बढ़कर बहुत विशाल रूप धारण कर लेता है। तो यह जो चैप्टर है हमारा महाजनपद काल का, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम मुख्य रूप से यह अध्ययन करेंगे कि आखिरकार जो महाजनपद है वो किस प्रकार से कार्यरत थे, क्या कर रहे थे, कौन कौन से महाजनपद थे। तो मैं आपको पहले इसका क्लियरिफिकेशन देता हूं। महाजनपद काल जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। कौन सा शताब्दी ईसा पूर्व का है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है वह काल क्या है? महाजनपद काल कहलाता है। महाजनपद काल कौन सा कहलाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो महाजनपद काल कहलाता है। अब ये जो महाजनपद है, यह जो महाजनपद है, यह बड़े बड़े राज्य हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं मुख्य रूप से कहां पर? भारतीय क्षेत्रों में। मुख्य रूप से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हमें ये क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो महाजनपद काल वह समय है, वह काल है जिसमें बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, राज्य स्थापित हुए थे। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं आखिर महाजनपद हुए कैसे। तो मैंने आपको बहुत पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। ठीक है, ये 3 समय है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। अब इन तीनों में जो राज्य है, ठीक है, वो एक ही रहा। राज्य तो वो की जगह परिवर्तन थोड़ी ना होता है। जो आपका भूमि है वो तो वैसे की वैसी ही रहेगी, भूमि में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है। तो भूमि उसी प्रकार से थी जैसे कि पहले से चलती हुई आ रही थी, परंतु हुआ ये कि राज्य का जो स्वरूप है वो स्वरूप परिवर्तित होता रहा। राज्य या भूमि तो वैसी की वैसी थी जो भारत का क्षेत्रफल है। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि अलग अलग समय में भारत का क्षेत्रफल बदलता रहा, नहीं, भारत का क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, परंतु राज्यों की जो स्वरूप है, जो राज्य का स्वरूप था, उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। अब क्या है? राज्य के स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में जो राज्य था उसके लिए बोला जाता है जन। क्या शब्द बोला जाता है? जन। राज्य के लिए शब्द प्रयोग में क्या लिया गया? जन। और इसके राजा को क्या बोला गया? राजन। इसके शासक के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया क्या? क्या है? राजन। ठीक है, तो ये काल है, ये राज्य है, ये हमारा शासन है। एक तरह से टेबल बन सकती है हमारी। ठीक है, ठीक है, काल हो गए ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। ठीक है, राज्य सभी जगह भूमि
भारत के अंदर वैसी की वैसी रही, ठीक है, भारत के अंदर भूमि उसी प्रकार से बनी रही, पर क्या है जो राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया, क्षेत्र के स्वरूप में परिवर्तन आया और उसके लिए अलग अलग नाम मिले। अब जैसे कि ऋग्वैदिक काल में राज्य के लिए शब्द प्रयोग में हो रहा जन, ऋग्वैदिक काल में राज्य के लिए जो शब्द प्रयोग में हो रहा है वो क्या है, जन। और उत्तर वैदिक काल में जो है इसको जो शब्द दिया गया वो क्या है, जनपद। क्या दिया गया, इसको शब्द प्रयोग में लिया गया जनपद, ठीक है। अब इसके शासक को या इसके स्वामी को क्या बोलते हैं, महाराज, राजा या फिर एक राट, एक छत्र, ये ऐसे शब्द इनके लिए प्रयोग में लिए गए। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो राज्य है, यानी अगर कहा जाए राजस्थान या फिर हम कहें उत्तर प्रदेश का इलाके में कोई जनपद था या राज्य था, तो ऋग्वैदिक काल में उस राज्य क्या बोला गया, जन। उत्तर वैदिक काल में उसके लिए क्या प्रयोग किया गया, जनपद। और यही आगे जाके क्या बना, महाजनपद काल में महाजनपद, इनको क्या बोला गया, महाजनपद। अब ये क्या है, बड़ी बड़ी उपाधियां, राजा, महाराजा, राजाधिराज, इस प्रकार की उपाधियां धारण करने लग गए। अब क्या है, ये समय में परिवर्तन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि कुरु, ये जो कुरु राज्य है ये तीनों कालों में था, ठीक है। कुरु जो राज्य है वो तीनों कालों में देखा जाता है। अब ये कुरु कौन सा क्षेत्र है, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है मुख्यतः, ठीक है। जो कुरु राज्य था ऋग्वैदिक काल में, उसी कुरु राज्य के लिए बोला गया कुरुजन। राज्य का नाम क्या है, कुरु, और उसके लिए आगे क्या लगा दिया, जन, और इसके राजा के लिए बोला गया कुरुराजन, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वही राज्य है, वही भूमि है, कुरु जनपद, और इसके राजा को महाराज, एक राट, एक छत्र। इसमें हम युधिष्ठिर का उल्लेख कर सकते हैं कि जो एक छत्र राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ करता है। अब यही कुरु जनपद जो है महाजनपद काल का भी है। अब इस समय से क्या बोला गया, कुरु महाजनपद, ठीक है। तो इस प्रकार इनकी स्थिति में परिवर्तन आता गया, इनकी पावर बढ़ती गई। यह परिवर्तन किस चीज तरीके से आ रहा है कि आगे का कुरुजन, कुरु महाजनपद, कुरु जनपद, ये शब्द परिवर्तन क्यों आ रहा है, ये इतना चेंजेस कैसे आया, राज्य की स्थिति में परिवर्तन क्यों आया। इसका कारण ये है कि जो कुरु जनपद या जो और भी जनपद थे, इन जनपदों की स्थिति में परिवर्तन आता है। कैसे कि साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। दूसरी बात यह है, अपने राज्य में वृद्धि के साथ साथ इनमें सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। तीसरा, इनकी जो आर्थिक स्थिति है या जो अर्थव्यवस्था है उसको और व्यापक कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो राज्य है उसका स्वरूप क्यों परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन होने शुरू हो गए, और उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन के कारण इन कालों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब अगर बहुत बड़े राज्य की व्यवस्थाएं हैं तो उसे महाजनपद कहा जाने लग गया। अब उसमें सेना भी विशाल है, जैसे जन है, कबीला था, पहले कुरुजन कबीला था, छोटे मोटे सैनिक, आसपास में कबीले के लोग इकट्ठे हो जाते थे। जनपद में आके छोटी मोटी सेना रखनी शुरू हो गई, पर महाजनपद काल में तो विशाल सेना गठित हो गई, दुर्ग बनना शुरू हो गए। इस प्रकार यहाँ पे व्यवस्था दिखाई देती है। तो ऋग्वैदिक काल में जिस चीज को जन कहा जाता था, उसी चीज को उत्तर वैदिक काल में जनपद, और उसी चीज को बुद्ध और जैन धर्म के समय महाजनपद काल कहा गया। तो इस प्रकार यह काल क्या है, महाजनपद काल कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं, राज्य का विभाजन हो गया।
अब बात की जाती है कि जो महाजनपद है, ये महाजनपद काल कौन सा काल कहलाता है? यह काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। कौन सा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, जो कि भारत के इतिहास में महाजनपद काल कहलाता है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं आखिरकार ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल क्यों है? आखिरकार ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल क्यों है? क्योंकि इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिल रहा है। टॉपिक क्लियर हुआ? जैन और बौद्ध ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। अब मैं यहां एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। क्या उल्लेख मिलता है? कि जब महावीर स्वामी थे या फिर जब महात्मा बुद्ध थे, उस समय भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कुल 16 महाजनपद थे। अब उन्होंने बताया कि जब यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, उस समय भारत में 16 राज्य थे। ठीक है, बात की गई कि जैन धर्म के ग्रंथ मिल रहे हैं, तो उन्होंने बात की कि महावीर स्वामी जब थे ना, तो उस समय ये राज्य थे और इन राज्यों में हमने अपना धर्म प्रसार किया था, या महावीर स्वामी ने इन राज्यों में धर्म प्रसार किया। उसी तरीके से बौद्ध ग्रंथों में मिलता है महात्मा बुद्ध के समय ये राज्य थे। तो इस प्रकार ये बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जो आगे तक चलते रहे। ठीक है, अब ये जो 16 महाजनपद है, इनका उदय तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के कारण तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो धार्मिक व्यक्ति है, तो इनके कारण इनका उदय हुआ नहीं है। तो आखिरकार जो महाजनपदों की उत्पत्ति है, इससे पहले की है, इससे पहले की है। अगर आप बता रहे कि महात्मा बुद्ध के समय ये हुआ, तो महात्मा बुद्ध के उत्पन्न होने से फिर वो 16 महाजनपद नहीं बने, या महावीर स्वामी के उत्पन्न होने से 16 महाजनपद नहीं बने। ये जनपद तो पहले से विद्यमान थे। इन जनपदों में से यह भी कार्यरत हुए, उनमें ये घूमे, उन जनपदों में इन्होंने धर्म प्रचार किया, ये बात मिलती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से पहले ये हो चुका है, तो अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व ही इनकी स्थापना हो चुकी थी और इनमें जो है साम्राज्यवाद की भावना बलवती होती रही। तो इस प्रकार महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से पूर्व 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, और महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी के जो ग्रंथ है, उनमें हमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यह चैप्टर हमने बता दिया कि आखिरकार इन कारणों से हमें इनका उल्लेख मिल रहा है। तो बहुत सी किताबें हैं जिनमें हमें जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिल रहा है, पर उनमें जो कह सकते हैं ना कि जो विश्वास योग्य है, वो है भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये दो किताबें हैं जिनमें हमें क्या है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची हमें किस में मिल रही है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में, जो कि क्या है, लगभग सही है। और भी जगह है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कौटिल्यकार शास्त्र है, आप पुराणों में जाएंगे बहुत से महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा, बहुत से महाजनपद मिलेंगे। जैसे पाणिनि में तो 22 महाजनपद बताए गए हैं, पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है, परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन महाजनपदों की।
तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र वो किताबें हैं जिनमें लगभग सही संख्या बताई गई है और लगभग सही महाजनपद बताए गए हैं। तो ये जो दो किताबें हैं, यह दोनों किताबें महाजनपदों के बारे में बताने के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती हैं। तो जो कौन सी किताबें हैं, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये दो किताबें हैं जिनमें हमें इनका उल्लेख मिलता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि ये दो स्रोत हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं आखिरकार ये चैप्टर हमारा कैसे चलेगा आगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिला है, ये 16 महाजनपद महाजनपद काल के प्रमुख जनपद कहलाते थे, ठीक है, यही प्रमुख जनपद कहलाते थे। इसके अलावा भी बहुत से अन्य जनपद भी हैं, परंतु यह प्रमुख जनपद कहलाते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि यह जो जनपद है, यह जनपद इतने विश्वसनीय है कि यहाँ पे कि इनका उल्लेख बहुत सी जगहों पर हमें प्राप्त होता है। कुछ जनपद तो इतने फेमस थे कि जिनका उल्लेख बार बार में हमें दिखाई देता है, पुराणों में दिखाई देता है, महाकाव्यों में नजर आता है, जैन ग्रंथ हैं उनमें दिखाई देता है, बौद्ध ग्रंथों में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार बहुत से हमारे जो साहित्य हैं उनमें हमें इनका उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल जो ऐसा समय है, तो महाजनपद काल में हम बात करें तो महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से हैं। तो हम पहले 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब कुछ जनपदों का तो उल्लेख हम बहुत पहले ही कर चुके थे, जिनका हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका हमने पिछली बार चैप्टर भी पढ़ा था। तो उन जनपदों का हम यहाँ पे उल्लेख कर लेते हैं कि आखिरकार 16 जनपद कौन कौन से थे। तो इसमें जो सबसे फेमस है वो है मगध। कौन सा है? मगध। और ये जो बिहार में पटना है उसके आसपास का है, बिहार में पटना के आसपास का क्षेत्र है वो इसका क्षेत्र कहलाता था, ठीक है, बिहार का पटना क्षेत्र इसके आसपास का है, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ पे हो गए महाजनपद, ठीक है, ये वर्तमान स्थिति हो गई और यहाँ पर हम इसकी राजधानी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरीके से बता देते हैं कि महाजनपद कौन सा है, उसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है और उसकी राजधानी कौन सी थी। तो मगध राज्य बिहार में पटना के आसपास का क्षेत्र था। अब इसकी राजधानी जो है वो है राजगृह, इसे गिरिवज्र भी कहते थे, गिरिवज्र भी कह रहे हैं और राजगृह भी कहते थे। और आगे जाके इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। तो मगध उस समय का सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली राज्य था और बिहार और पटना के आसपास का क्षेत्र था और यहाँ पर मगध महाजनपद कार्यरत था। इसकी राजधानी राजगृह व गिरिवज्र थी। वंजी ये कहाँ का है? बिहार में ही है। अब बिहार में कहाँ पर है? भागलपुर के आसपास का इलाका है और इसकी जो राजधानी है वो है वैशाली। कौन सी है? वैशाली। इसकी राजधानी कौन सी है? वैशाली। तो जो बिहार में भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो वंजी संघ कहलाता था, वंजी महाजनपद कहलाता था। अब ये जो वंजी महाजनपद है यह
8 गणराज्यों का था, 8 लोग इसमें शामिल थे। मैं आपको इसमें और एक्सप्लेन करूंगा आगे कि वंजी के अलावा और कौन कौन से हैं। तो इसके अतिरिक्त अंग, जो अंग है वो कहां स्थित है? यह अंग है बिहार में स्थित है और ये मगध का जो पूर्व का भाग है, मगध जनपद के पूर्वी क्षेत्र में यह स्थित था, यानी मगध जनपद है उसके पूर्वी भाग में यह स्थित था। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसकी राजधानी कौन सी थी। तो इसकी राजधानी को बोलते हैं चंपा। इसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है। चौथा जो राज्य है वो है कौशल, ठीक है, कौशल राज्य था। अब कौशल राज्य जो कहाँ है वो उसकी 2 राजधानी है, श्रावस्ती और अयोध्या। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल राज्य कहां है? उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती और अयोध्या थी। 5वां राज्य जो है वो है काशी, और वर्तमान में जो बनारस है यहां पर ये स्थित था काशी राज्य, और इसकी राजधानी काशी ही यानी वाराणसी ही थी, ठीक है। काशी और वाराणसी ही इसकी राजधानी थी। अब हम बात करते हैं मत्स्य। इसकी अलवर, जयपुर, भरतपुर ये राजस्थान के इलाके में थे और इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। विराटनगर इसकी राजधानी थी। 7वां है सूरसेन। सूरसेन राजधानी का है मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। जो सूरसेन राज्य है वो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी कौन सी है? मथुरा। मथुरा थी, यूपी के आसपास, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है सूरसेन, ठीक है। और इसके अलावा है गांधार। गांधार हमारा पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो है तक्षशिला। नवा जो है वह नवा जो राज्य है वो है कंबोज। जो कंबोज राज्य है वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। और अफगानिस्तान के क्षेत्र में कहाँ स्थित है? इसकी राजधानी है हाटक या राजपुर, ठीक है। 10वां ये है पांचाल। पांचाल ये है यूपी का जो बुंदेलखंड राज्य है वहां पर इसकी राजधानी स्थिति है, ठीक है। और पांचाल जो है उसकी जो राजधानी है वह है अयछत्र और काम्पिल्य। यानी इसकी 2 राजधानी है, अयछत्र और काम्पिल्य, पांचाल की। फिर इसके बाद में हम अगली जो राज्य है उसकी बात करते हैं अश्मक। अश्मक ये कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र में स्थित था, दक्षिण का एकमात्र राज्य है और इसकी राजधानी है पोतन। इसकी राजधानी है पोतन।
यह 11 राज्य तो हमारे हो गए। फिर इसके बाद में है मल। जो मल राज्य हमने बात की थी, 12वां जो राज्य है वो है मल। और मल जो है वो कहाँ पर है? गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। और इसकी दो राजधानियां हैं, एक पावा और दूसरी है कुशीनारा। एक तो पावा है और दूसरी कुशीनारा है। और इस प्रकार से इसका जो 14वां राज्य है वो है कुरु, सॉरी 13वां राज्य है कुरु। और कुरु कौन सा है? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ है। फिर अवंती अगला राज्य है, 14वां है अवंती। अवंती जो क्षेत्र है मालवा या फिर हम कह सकते हैं एमपी का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर है। इसकी दो राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती इसकी दो राजधानियां थी। ठीक है, तो मल हो गया, कुरु हो गया, अवंती हो गया। अवंती के बाद में है चेदी। और चेदी जो राज्य है वो बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। जो चेदी राज्य है वो क्या है? बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र राज्य है। ये यूपी में है। ठीक है, और बुंदेलखंड यूपी के आसपास का क्षेत्र है चेदी राज्य। और ये जो चेदी राज्य है यह है उस समय का सबसे कह सकते हो गौरवशाली राज्य माना जाता था। और इसकी चेदी राज्य की राजधानी है शक्तिमती। और इसके बाद में जो 16वां राज्य है, 16वां राज्य जो था वो है वत्स। और जो वत्स क्षेत्र है वो कौन सा राज्य माना जाता है? वत्स जो क्षेत्र है उसको प्रयाग और जो आसपास का क्षेत्र है उसका माना जाता था। ठीक है, प्रयाग के आसपास का क्षेत्र माना जाता है और इसकी राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है, 16वां जो राज्य है वत्स राज्य है। प्रयाग यानी यूपी का आसपास का क्षेत्र है और यहाँ पर जो शासक है वो उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो इस प्रकार से हमारे 16 महाजनपद कंप्लीट हो जाते हैं कि ये 16 महाजनपद है जिन्होंने भारत पर शासन किया था। यही 16 है जो महाजनपद काल के प्रमुख राज्य हैं। इन्हीं 16 महाजनपदों के बलबूते हम महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हमने जो चैप्टराइजेशन कर रखा है तो इसमें अब हम मैप के थ्रू ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, वापस हम रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को, कौन सी क्षेत्र कौन सा है। पहला जो राज्य है हम उसने पढ़ा है हमने मगध। कहाँ है? मगध। मगध जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? मगध क्षेत्र है बिहार। बिहार में जो पटना है उसके पास का क्षेत्र क्या? मगध कहलाता था। ठीक है, मगध कहलाता था। अब हम ये बिहार का आसपास का क्षेत्र है और उस समय का जो है सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध था। और उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से भी एक था मगध महाजनपद। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद एक विशाल और कह सकते शक्तिशाली महाजनपद था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह या गिरिवज्र। अब हम बात करते वंजी। वंजी इसके बगल में था
ठीक है, वंजी इसके बगल में ही था और यह है थोड़ा सा नीचे है, यानी मगध के थोड़ा सा नीचे का क्षेत्र है। वंजी जो है उस समय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आखिरकार वंजी महाजनपद जो है, वंजी महाजनपद है, उसकी अगर हम बात करें वो कितना महत्वपूर्ण था या कितना शक्तिशाली था, तो इसका अनुमान लगाने के लिए हम महात्मा बुद्ध के पास चलते हैं वापस। महात्मा बुद्ध से एक बार अजातशत्रु ने पूछा, अजातशत्रु मगध का शासक था, उसने जो है बैठे बैठे एकदम से पूछा कि आखिरकार मुझे वंजी संघ पर विजय प्राप्त करनी है और वंजी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, या फिर एक गणराज्य जिसका अंत करना दूसरे की लालसा हो, तो उस गणराज्य का अंत कैसे हो सकता है अगर वो शक्तिशाली है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तक वह गणराज्य आपसी सहयोग रखेगा, उनकी सभाएं, उनका शासन लगातार चलता रहेगा, तब तक उस राज्य को कोई नहीं हरा सकता। यानी जब तक वो एकजुट है तब तक उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। उनकी एकजुटता टूटी और उनका अंत भी हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है अजातशत्रु ने वो केवल और केवल वंजी संघ के लिए पूछा था। फिर अजातशत्रु ने वंजी संघ में फूट भी पड़वाई अपने मंत्री को भेजकर, और उसी कारण उसे वंजी संघ पर अधिकार कर पाया। तो अजातशत्रु ने यह पूछा था, तो इसी तरह से हम बता सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर एक ऐसे क्षेत्र को जहाँ पर जैसे अंग राज्य है, वहाँ पर विजय प्राप्त करने के लिए सीधा युद्ध करना काफ़ी था, पर वंजी संघ के लिए सीधा युद्ध करना भी काफ़ी नहीं था। वंजी संघ में फूट डलवानी पड़ी। तो यह सिद्ध करता है कि वंजी संघ उस समय का कितना शक्तिशाली राज्य था कि बिना फूट के वहाँ पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। और यह जो वंजी संघ है या वंजी गणराज्य है, ये उस समय का सबसे बड़ा गणराज्य था। महाजनपद काल का सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? वंजी गणराज्य था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। वैशाली इस गणराज्य की राजधानी थी। अब जो यह गणराज्य है, इसकी राजधानी वैशाली है, तो इसमें कितने संघ शामिल थे? यानी हम बोलते हैं ना वंजी संघ, आखिर कितने लोग शामिल थे? वंजी संघ के अंदर 8 गणराज्य शामिल थे। 8 गणराज्यों का संघ था वंजी संघ में। तो इस प्रकार यह उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगली बात करते हैं, अगला राज्य अंग। जो अंग राज्य है वो मगध का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। अंग जो राज्य है मगध का पूर्वी भाग है। बिहार आसपास का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। बिहार और बंगाल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अब हम आगे बात करें, बिहार बंगाल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहा है, तो आखिरकार जो अंग है वह उसकी राजधानी कौन सी है? उसकी राजधानी है चंपा। उसकी राजधानी कौन सी है? चंपा। तो ये जो अंग राज्य है यह उस समय का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। अपने आप में काफी बड़ा शक्तिशाली राज्य था अंग राज्य। ये 3 उस समय के महाशक्तिशाली राज्य थे। तो बिहार का जो क्षेत्र है उसके मगध का पूर्वी भाग कौन सा राज्य था? अंग राज्य था। और यहाँ की राजधानी जो है वो थी चंपा। अब हम बात करते हैं आगे कौशल राज्य की। तो जो वर्तमान अयोध्या और आसपास का क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता था? कौशल राज्य के अंतर्गत आता था। वर्तमान में जो अयोध्या है वह इसके अंतर्गत आता था, कौशल राज्य के अंतर्गत आता था। यह महाजनपद काल का चौथा शक्तिशाली राज्य है। और कौशल राज्य में महात्मा बुद्ध के समय कौशल का जो राजा था वो था प्रसेनजीत। कौशल का राजा था प्रसेनजीत। तो यहाँ पर प्रसेनजीत शासन कर रहा था, कौशल का राजा था। और उसकी उस समय 2 राजधानियाँ थी। कौशल राज्य की जो है वो 2 राजधानी थी, एक तो अयोध्या थी और दूसरी थी श्रावस्ती। अयोध्या और श्रावस्ती। और महात्मा बुद्ध ने जो सबसे अधिक समय है अपने समय का, वो सबसे अधिक समय उन्होंने बिताया है
कौशल राज्य में। कौशल राज्य में उसने सबसे अधिक समय बिताया है, ठीक है। और कौशल राज्य में जो सबसे ज़्यादा नगर, सबसे कहाँ भी बिताया, श्रावस्ती। श्रावस्ती नगर में महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षा काल बिताए थे, इसलिए कौशल राज्य उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य समझा जा सकता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी सबसे अधिक यहाँ पर वर्षा काल बिताए। ये चौथा प्रमुख महाजनपद था। अब हम बात करते हैं काशी। काशी जो वर्तमान बनारस है उसके आसपास का क्षेत्र क्या है, काशी कहलाता है। तो काशी जो राज्य है वर्तमान वाराणसी, बनारस, यह काशी जनपद कहलाता, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी राजधानी भी कौन सी है, काशी ही है। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी, और बाद में जब उसने मगध के साथ में वैवाहिक संधि बनाई तो मगध को यह दहेज के रूप में मिल गया, और उसके बाद में जो काशी का राज्य है वो मगध के ही अधीन रहा। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। काशी हो गया। अब हम बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य जनपद कहाँ है, मत्स्य जनपद है राजस्थान में, ठीक है। मत्स्य जनपद कहाँ है, राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है। मत्स्य जनपद राजस्थान में है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में मत्स्य जनपद स्थित था। इसकी राजधानी कौन सी है, विराटनगर या बैराट जो है इसकी राजधानी थी। विराटनगर या बैराट इसकी राजधानी थी। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि यह इसकी राजधानी है। तो हमने राजस्थान का इतिहास में मत्स्य जनपद का बहुत बड़ा इतिहास पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो उस समय जो महाजनपद काल का सबसे कह सकते हो कि राजस्थानी में जो स्थित है वो एकमात्र महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद, ठीक है। और फिर इसके बाद की बात करते हैं सातवें की, सूरसेन, ठीक है। तो जो सूरसेन है वो उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में स्थित है, और कुछ राजस्थान का जो ब्रिज क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत आता है। मोस्टली भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो जो सूरसेन राज्य है वह एक महत्वपूर्ण महाजनपद काल का महत्वपूर्ण महाजनपद है। यह महाजनपद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले सूरसेन जो राज्य था वो यदुवंशियों के हाथ में था। बाद में क्या है, चेदी के शासक, चेदी का जो शासक था उसका नाम है शिशुपाल, उसने बार में आक्रमण किया था मथुरा पे, तो उस कारण यहाँ से शासन हट गया और यह है पलायन कर गए। तो सूरसेन उस समय का प्रमुख राज्य है, मथुरा इनकी राजधानी थी, ठीक है। तो सूरसेन जो यूपी का क्षेत्र है वहां पर स्थित था। अब हम बात करते हैं, आठवां है गांधार। जो गांधार क्षेत्र है वो जो कश्मीर का बगल का क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत आता है। पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है, ठीक है, गांधार क्षेत्र। और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है तक्षशिला, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है, तक्षशिला। पाकिस्तान में स्थित यह हमारा महत्वपूर्ण जनपद था, ठीक है। और यह पश्चिम दिशा में स्थित सबसे बड़ा जनपद माना जाता था और सबसे महत्वपूर्ण जनपद था क्योंकि ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था, शिक्षा का केंद्र भी तक्षशिला था। अगला जो 9वां है वो है कंबोज। जो कंबोज क्षेत्र है कश्मीर और गांधार राज्य है, इसके ऊपर का भाग जो है, इससे ऊपर का जो क्षेत्र है वो कंबोज राज्य के अंतर्गत आता था। और कंबोज का अनुमान लगाया जाता है जो वर्तमान अफगानिस्तान है यह कंबोज के अंतर्गत आता था। वर्तमान जो अफगानिस्तान है वह कंबोज राज्य के अंतर्गत आता था। और यहाँ की राजधानी कौन सी, हाटक या राजपुर थी। हाटक या राजपुर यहाँ की राजधानी थी। तो कंबोज क्या है, हमारे कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक प्रमुख महाजनपद था। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, पांचाल। पांचाल महाजनपद जो है वो यूपी में स्थित है, ठीक है। और जो पांचाल जनपद है काशी के नीचे है पांचाल। और ये जो पांचाल क्षेत्र है इसकी राजधानी कौन कौन सी, अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी
थी। पांचाल जो जनपद है उसकी राजधानी कौन सी है? अहिछत्र या काम्पिल्य इसकी प्रमुख राजधानी थी। यह ऐसा महाजनपद है जिसकी 2 राजधानियां हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगला जो महाजनपद है वो है अश्मक। अश्मक जो राज्य है वह दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है। भारत का दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है अश्मक। और अश्मक की राजधानी है पोतन, और पोतन जो है वह कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में स्थित है और यह है दक्षिण का एकमात्र राज्य है। कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में स्थित ये महाजनपद है, ठीक है। फिर हम अगला जो है वो पढ़ते हैं मल। मल जो क्षेत्र है मगध का समीपवर्ती क्षेत्र है, और मल जो राज्य है वो वंजी संघ के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण गणराज्य था। यानी वंजी संघ के बाद में अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण गणराज्य है तो वो है मल गणराज्य। तो मल भी जो है वो एक गणराज्य था, ठीक है। मल जो है वो एक गणराज्य था। अब मल जो गणराज्य है उसकी 2 राजधानियां थी। 2 राजधानी है, एक का है पावा नाम और दूसरा का नाम है कुशीनारा। पावा और कुशीनारा। तो इन दोनों राजधानियों में मल गणराज्य राजन शासन करते थे। अगला जो है वो है कुरु। कुरु जो है वो जनपद कहाँ स्थित है? दिल्ली। वर्तमान जो दिल्ली है उस पे आसपास का क्षेत्र कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। कुरु जनपद का यहां पर शासन था, ठीक है। अब ये जो कुरु जनपद है यह आखिरकार कहां पर शासन कर रहा है? यह कुरु जनपद है वो महाजनपद काल का प्रमुख है। महाजनपद काल से यह प्रमुख जनपद रहा है। महाकाव्यों में इसका उल्लेख है, पुराणों में इसका उल्लेख है, और साथ में ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। कुरु उस समय का प्रमुख जनपद है और इसकी राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में यह स्थित है। अगला राज्य है वो अवंती। कौन सा है? अवंती। जो अवंती क्षेत्र है वो जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो आता है अवंती के अंतर्गत, ठीक है। और जो ये मध्य प्रदेश का आसपास का क्षेत्र अवंती आता है इसमें उसकी 2 राजधानी थी अवंती की। अवंती की 2 राजधानी, एक का नाम है उज्जैनी जो वर्तमान उज्जैन है वहां, और दूसरी है महिष्मती, ठीक है। ये 2 राजधानी थी अवंती राज्य की। अवंती राज्य की ये दोनों राजधानियां एक कह सकते हो उस समय के बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र थे। और यहां पर क्या है कि इनका जो अवंती राज्य है वो मध्यवर्ती जो भारत है उसका महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। अब इसके आगे की बात करते हैं चेदी। जो चेदी जो राज्य है वो कुरु और सूरसेन के समीपवर्ती भाग है, ठीक है। चेदी जो भाग है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चेदी जो राज्य है उसकी राजधानी कौन सी है? शक्तिमती है। चेदी जो राज्य है उसकी राजधानी कौन सी है? शक्तिमती है। अब जो चेदी राज्य है वहां पर जो मोस्टली कंट्रोल किसका था उस समय, वहां के एक प्रसिद्ध शासक का उल्लेख मिलता है। उस शासक का नाम है शिशुपाल, ठीक है। हम देखते हैं कि जो महाभारत है उसमें भी शिशुपाल का उल्लेख मिलता है और बताया जाता है कि इसने कृष्ण के विरुद्ध कई बार आक्रमण किए थे और मथुरा पर कई बार अटैक किया। तो चेदी का राजा शिशुपाल था, उस समय बहुत प्रभावशाली राज्य था एक। फिर हम बात करते हैं वत्स। जो वत्स है वो वर्तमान जो प्रयाग है या इलाहाबाद है उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता था वत्स, ठीक है। यह जो वत्स राज्य है यह है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी थी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी इस जनपद की राजधानी थी। तो वत्स राज्य जो प्रयाग उत्तर प्रदेश के आसपास स्थित प्रमुख महाजनपद है और यहाँ पर इसकी राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी थी। तो जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से ऐसे महाजनपद है जिनकी 2-2 राजधानी है, ठीक है। तो एक तो मल है, दूसरा अवंती है। मल, अवंती,
ठीक है, इन दो की दो राजधानियां है। फिर हम बात करते हैं पांचाल, जो पांचाल जो क्षेत्र है उसकी भी दो राजधानियां है। फिर हम बात करते इसके बाद में पांचाल के बाद में हम बात करते हैं कौशल की। तो कौशल जो राज्य है उसकी भी दो राजधानी है, ठीक है, और यही प्रमुख राज्य है जिनकी दो दो राजधानियां हैं। यानी 16 में से 4 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी दो दो राजधानियां स्थित थी, ठीक है, जिनमें मल, अवंती, पांचाल और कौशल, यह ऐसे राज्य थे जिनकी दो दो राजधानियां स्थित थी, ठीक है। तो यह प्रमुख रूप से हमारे महाजनपद हुए। अब इनमें से सबसे प्रभावशाली या सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? उनमें थे मगध महाजनपद, वंजी महाजनपद, अंग, कौशल, सॉरी अंग नहीं, उस समय ज्यादा प्रमुख नहीं था, कौशल। कौशल के बाद में जो है अवंती, और अवंती के बाद में है अंग, ठीक है। ये 5 महाजनपद है। पहला मगध, दूसरा वंजी, तीसरा है कौशल। कौशल के बाद में है अवंती, अवंती बाद में मल भी प्रमुख है। इसमें देखा जाए मल भी बहुत शक्तिशाली थे एक समय में, परंतु अवंती के बाद में स्थान आता है अंग का, क्योंकि अंग पर बाद में अधिकार कर लिया था मगध महाजनपद ने, ठीक है। तो ये ज्यादा समय तक शक्तिशाली नहीं रह पाया, जबकि जो अवंती क्षेत्र है वो काफी समय तक स्वतंत्र बना रहा। तो इस प्रकार यह जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आते। तो हमने जो महाजनपद काल के जो 16 महाजनपद है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा जो महाजनपद काल का जो ये चैप्टर है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है कि आखिरकार महाजनपद काल में ये कौन कौन थे। अब एक बात की जाती है कि ना, जो महाजनपद काल है इनमें कौन कौन से गणतंत्र राज्य थे, ठीक है। महाजनपद काल में कौन कौन से गणतंत्रीय राज्य थे? तो उनमें गणतंत्रीय राज्यों में देखो मल थे, पावा के मल थे, कुशीनारा के मल थे, पीपलीवन के मौर्य थे, और कपिलवस्तु के शाक्य थे, और फिर इसके बाद में ये जो है वंजीगण है, वंजीगण था। तो इस प्रकार ये उस समय के प्रमुख गणराज्य थे जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में और बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे। तो यह प्रमुख गणराज्य थे उस समय के। अगर क्वेश्चन बनता है न्यू टाइप का, प्रमुख गणराज्यों के बारे में बताएं तो मल है, कुशीनारा के मल है, पावा के मल है, 2 मल हो गए। फिर तीसरा आप उदाहरण लिख सकते हो वंजी गणराज्य जो 8 गणराज्यों से बना हुआ है। फिर इसके बाद में आप लिख सकते हो कपिलवस्तु के शाक्य, क्योंकि कपिलवस्तु के शाक्य राजा सुद्धोधन थे, उनके पुत्र महात्मा बुद्ध थे। फिर हम बात करते हैं इसके बाद में कि और कौन से हैं, पीपलीवन के मौर्य। पीपलीवन के मौर्य भी जो है एक गणराज्य ही थे। तो इस प्रकार महाजनपद काल के ये प्रमुख हमारे चैप्टर है, ठीक है। अब हम जो अगला इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं वो है मगध। ठीक है, मगध जो है महाजनपद है उसका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। आखिर मगध महाजनपद क्या है और उसकी क्या पावर थी, और आखिरकार हमें मगध महाजनपद का उल्लेख यहाँ पर क्यों करना पड़ रहा है, तो उसका उल्लेख करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आखिरकार मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मगध का उत्कर्ष। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक।
ये जो समय मैंने बताया है ये है आखिरकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का उदय हुआ है। मगध महाजनपद का उदय क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, ये हम सभी मानते हैं। अब जो 321 ईसा पूर्व तक का पढ़ रहे हैं, यानी उत्कर्ष से लेके 321 ईसा पूर्व क्यों? तो 321 ईसा पूर्व में क्या है कि मगध की गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य, और वो मौर्य डायनेस्टी को यानी फाउंडर है, मौर्य डायनेस्टी को स्टेबल करता है। और इस प्रकार है जो हमारे चैप्टर का नाम चेंज हो जाता है और वो चैप्टर हो जाएगा मौर्य काल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो अब पढ़ रहे हैं वो है कि आखिरकार मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद के उदय से लेकर जो यानी कह सकते हैं कि 321 ईसा पूर्व तक का समय है, चंद्रगुप्त मौर्य जब तक गद्दी पर नहीं बैठते हैं तब तक का जो समय है वो हम इसके अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मगध के उत्कर्ष है उसके अंदर हम 3 जनपदों का उल्लेख करेंगे। 3 जनपद कौन कौन से हैं? 3 या 3 उल्लेख हैं। हर्यक वंश, 3 वंश है, हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, और तीसरा है जो है वो है नंद वंश। ठीक है, ये 3 वंश है। ये 3 वंशों का जो समय है वो ही भारत के इतिहास में कहलाता है मगध का उत्कर्ष। ये 3 जो वंश है, 3 लोगों का वंशों का शासन काल है, यही जाकर आगे जाके क्या कहलाता है? महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष। ठीक है, यही मगध का उत्कर्ष के 3 प्रमुख वंश जिन्होंने मगध का उत्कर्ष किया, मगध की सत्ता को बढ़ाया और मगध साम्राज्य में वृद्धि की। तो मगध को अगर कह सकते हो मगध को मगध राज्य बनाने वाले जो हैं वो कौन है? यही 3 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूज हो पाई, किस प्रकार से यह आगे से आगे कर पाई, आगे से आगे काम हो पाया। तो आपको एक्सप्लेन करते हैं। हर्यक वंश है, जो हर्यक वंश का जो समय है वो आता है हर्यक वंश का जो शासक है, हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कहलाता है बिंबिसार। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक माना जाता है। शिशुनाग वंश है, इसका संस्थापक है शिशुनाग, और जो नंद वंश का है वो शासक है महापदम नंद। महापदम नंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। शिशुनाग वंश के संस्थापक है शिशुनाग, और नंद वंश के संस्थापक है महापदम नंद। इन लोगों ने जिन वंशों की स्थापना की उन लोगों ने मगध का उत्कर्ष किया, मगध को बढ़ाया। अब हम बात करते हैं कि मगध ही ऐसा क्यों है, मगध के उत्कर्ष में, मगध के उत्कर्ष में सहायक क्या है, जो मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, आखिरकार मगध का उत्कर्ष होने के क्या कारण थे, या मगध से ही साम्राज्यवाद क्यों बढ़ा। मगध के उत्कर्ष के हम कारण बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मगध में साम्राज्यवाद का प्रारंभ क्यों हुआ, या मगध ने ही, मगध केंद्र क्यों बना। 3 तरीके से क्वेश्चन होता है कि आखिरकार प्राचीन भारत में मगध भारत की राजनीति का केंद्र क्यों बन गया।
भारत की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उनमें इतने सारे जनपद थे, 16 महाजनपद थे, 16 जनपदों में मगध ही ऐसा जनपद क्यों था जिसको केंद्र बनाया गया? दूसरा कारण, मगध ने साम्राज्यवाद क्यों फैलाया, यानी उसके अलावा और भी राज्य हैं, बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, उन्होंने साम्राज्यवाद को क्यों नहीं बढ़ाया? और जो तीसरा बोला जाता है मगध का उत्कर्ष के क्या कारण थे? इन तीनों का जो ये कह सकते हो एक ही आंसर है, उनका आंसर हम निम्नलिखित तरीके से बता सकते हैं। पहला कि गंगा व सोन नदी, गंगा और सोन नदी का सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। एक तरफ से गंगा बह के आ रही है, दूसरी तरफ से सोन नदी बह के आ रही है। इनका जो बीच का जो क्षेत्र है वो है मगध, ठीक है। वो कौन सा है? मगध का राज्य कहलाता। कौन सा? गंगा और सोन नदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? मगध राज्य कहलाता। समझ में आई बात? अब पहली चीज हो गई कि जब ये नदियां हैं तो नदियों के कारण क्या है? पहली चीज तो उपलब्ध हो रही है सुरक्षा। दो ओर से नदियां बह रही है तो एक क्या है? जल सीमा बना दी है, तो एक तरह से क्या है? इनको सुरक्षा उपलब्ध हो रही है। दूसरे इन्हें क्या उपलब्ध हो रहा है? जल उपलब्ध हो रहा है। और तीसरा इनको सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध हो रहा है, जिससे कृषि अच्छी होती है, ठीक है। सिंचाई से कृषि उपलब्ध हो रही है, कृषि के लिए जल उपलब्ध हो रहा है, और इससे कृषि भूमि उपजाऊ है यहाँ की। जो अगला जो हम कारण बताते हैं दूसरा है, वो है कृषि योग्य भूमि, ठीक है। गंगा और सोन नदी के कारण ये क्षेत्र केंद्र बना, क्योंकि यहाँ पे इसको सुरक्षा मिली, नदियों के कारण जल उपलब्ध हो गया, और सिंचाई के लिए, खेती के लिए जरूरी इन्हें पानी मिल गया। कृषि योग्य भूमि है यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी बहा के लाती थी गंगा और सोन नदी, और आसपास के क्षेत्रों में बहा देती थी, तो एक मैदानी भाग है जहां पर खेती अच्छी हो सकती थी। तीसरा, चारों ओर इसके जो क्षेत्र है जंगली क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, और पठार है। पठार और जंगल क्या है? इसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। घने जंगल है, बिहार में आज भी घने जंगल है, और इन घने जंगलों के कारण क्या है कि मगध का राज्य सुरक्षित राज्य था। तो घने जंगलों के कारण, पठार के होने के कारण इसका राज्य सुरक्षित था। चौथा जो हम बताते हैं कि चारों ओर जंगल है, पठार है, इसकी सुरक्षा मिल गई, कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो गई, गंगा सोन नदी मिल गई। अब इसके बाद चौथा क्या है? जंगल से इन्हें मिले हाथी, और हाथी क्या है? सेना के लिए, ठीक है। जंगल से इन्हें मिले हाथी, तो इन्होंने हस्ती सेना का गठन किया, जो कि एक शक्तिशाली सेना मानी जाती है। तो हस्ती सेना के गठन में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब पांचवा हम बात करते हैं, जंगल से इन्हें मिल गए हाथी, हस्ती सेना उपलब्ध हो गई। अब पांचवा जो पॉइंट है, वो पांचवा पॉइंट क्या है कि इनको पठार से मिला लोहा, और लोहे से बने हथियार, ठीक है। जो पठारी क्षेत्र है, नागपुर का छोटा पठार है, ये इन क्षेत्रों से क्या है? उन्हें लौह अयस्क प्राप्त हुआ, और इस लौह अयस्क का प्रयोग करके उन्होंने हथियार बनाए, जो क्या है कि अन्य क्षेत्रों के बजाय इनको ज्यादा सशक्त रूप से प्राप्त हुआ। तो एक यह भी कारण था कि इनका विकास ज्यादा हुआ। और व्यापारिक मार्ग पर स्थित है कि जो पश्चिम बंगाल यानी जो चीन वगैरह के साथ व्यापार हो रहा है जल के मार्ग देश में, जल मार्ग से, और दूसरा हमारे पश्चिम तक, तक्षशिला तक जो व्यापार जा रहा है, उस व्यापार मार्ग में पाटलिपुत्र, राजगृह वगैरह ये क्षेत्र आते थे। तो इस मगध राज्य से होके ही काफ़ी व्यापारी होकर गुजरते थे। तो व्यापारिक मार्ग पर स्थित क्षेत्र था, इसलिए यहाँ आपका आर्थिक विकास हुआ। पठार से लोहा मिला तो हथियार बने, इसलिए साम्राज्यवाद का विकास हुआ। जंगल से हाथी मिले तो सेना का विकास हुआ। जंगल चारों ओर है, पठार है, तो सुरक्षा मिली इन्हें। कृषि योग्य भूमि मिली, जिससे आर्थिक विकास हुआ। सिंचाई के लिए
कृषि योग्य मिल गया पानी, पीने के लिए पानी मिल गया, सुरक्षा के लिए इन्हें जल की नदियां मिल गई। तो इस तरीके से कह सकते हो कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, हर प्रकार से यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की बजाय अधिक उत्तम था और इसी कारण क्या है कि मगध का उत्कर्ष हो पाया। ठीक है, कि मगध का उत्कर्ष क्यों हो पाया? क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो एक इस प्रकार का क्षेत्र था कि इनमें वो कह सकते हो खासियत थी, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर सब साधन उपलब्ध था। व्यापारिक मार्ग भी है, पठार है, लोहा मिल रहा है, जंगल से इन्हें हाथी मिल रहे हैं, जंगल पठारी क्षेत्र सुरक्षा मिल रही है, गंगा सोन नदी का पानी मिल रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो मगध में साम्राज्यवाद की शुरुआत के लिए, मगध के उत्कर्ष के लिए यही कारण उत्तरदायी थे। और इसी कारण क्या है कि भारत की राजनीति में मगध का महत्वपूर्ण स्थान और प्राचीन भारत में मगध भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फिर हम आगे हर्यक वंश पढ़ेंगे।